तो पुनः सभी बच्चों का एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन फिशेस। मछलियों में प्रवास किस प्रकार से होता है। आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड डायग्राम में बहुत सारे मछलियों का फोटो दिया गया है, डायग्राम दिखाया गया है और ये मछलियां छलांग मारते मारते अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। वो जहां जाना चाहते हैं वहां तक वो जा रहे हैं। तो ये ग्रुप में निकलते हैं। तो जब भी मछलियों में माइग्रेशन होता है तो ग्रुप में एक मास, एक ज्यादा संख्या में ये माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन करने के अलग अलग सीजन भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग तरीके का माइग्रेशन हो सकता है। एक एक करके हम सभी प्रकार के माइग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला देखिए, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो जाना, चले जाना, दैट इज माइग्रेशन। तो क्यों कोई ऑर्गेनिज्म या कोई फिश, कोई मछली अपना एक जगह छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाएगी। तो इसके लिए रीजन है कि वो या तो भोजन के तलाश में जाएगी या दूसरा अंडे देने के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि अभी वो जिस पानी में रहती है उस पानी में उसका जो नेचर है, पीएच है, टेम्परेचर है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसके अंडे टिक नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अंडा डेथ हो जाएगा। अंडे के अंदर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है वो मारा जाएगा। इसीलिए वो ऐसे जगह पे चली जाती है जहां पर उसके अंडे, अंडे से निकलने वाले बच्चे जिंदा रह पाए। ठीक है, तो सबसे पहला भोजन के लिए माइग्रेशन होगा। दूसरा रिप्रोडक्शन यानी कि अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग जिसको कहते हैं, स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन होगा। तीसरा प्रोटेक्शन के लिए माइग्रेशन होगा। प्रोटेक्शन यानी कि वो अपना, अपने अंडों का, अपने बच्चों का सुरक्षा करना चाहती है, उसके बचाव करना चाहती है, इसलिए वो माइग्रेशन करेगी। और चौथा जगह के लिए, स्पेस के लिए, ताकि जिस जगह पे जाएगा वहां पर ज्यादा कंपटीशन ना हो। तो कभी भी जब माइग्रेशन होता है चार चीजों के लिए होता है: फूड, स्पेस, रिप्रोडक्शन और प्रोटेक्शन। ठीक। और मैं वाटर भी कह सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी वाटर में है। वाटर का जिस कंडीशन में रहती है वो अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जहां जा रही हूं वहां अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, इसलिए मैं वाटर को यहाँ पर शामिल नहीं किया हूं। देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर मान लीजिए एक मछली रहती है। ये मछली अपने इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना चाहती है। देखिए ये जा रही है तैरते तैरते, दूसरी जगह पे चले गई, ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आ गई तो क्यों आई यहाँ पे, उस जगह पे क्यों नहीं रही। तो देख लीजिए ये यहाँ से यहाँ पहुंच गई। इस प्रोसेस को मैंने कहा माइग्रेशन। क्यों गई ऐसे, क्योंकि फॉर, एक एक करके लिख देते हैं। सबसे पहले तो वो फूड के लिए गई होगी, या तो फूड की जरूरत के लिए गई होगी, या दूसरा उसका हैबिटेट, जगह बदली होगी। अगला रिप्रोडक्शन, अगला प्रोटेक्शन। ठीक। यह हैबिटेट मतलब स्पेस से मतलब है, उसका जगह। ठीक, वाटर के लिए भी होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर हैबिटेट में लिख दिया तो समझ लेना वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि वाटर में जो नेचर है, ये नेचर ऑफ वाटर कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से सही मात्रा में मिले, इसलिए इस फिश ने वहां पर माइग्रेशन किया। अधिकतर जो मछलियों में माइग्रेशन देखा जाता है ना, वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन के बाद जो अंडे बनेंगे, बच्चे पैदा होंगे, उनके लिए अच्छा भोजन मिले, उनके प्रोटेक्शन अच्छे से हो, उनके सही टेम्परेचर, सही प्रेशर मिले, हैबिटेट मिले। तो ये इन सब के लिए माइग्रेशन होता है। तो सबसे पहला जो चॉइस होता है वो रिप्रोडक्शन, ताकि वहां अंडे दे पाए, बच्चे पैदा हो पाए, और फिर उसके बाद खाना पीना सब बच्चों के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं बोला कि ये एक रिवर था और ये माइग्रेशन करते करते समुद्र में चली गई। ये तो दोनों जगह का पानी अलग अलग होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइग्रेशन। कमेंट देख लेते हैं। देखिए
फिश माइग्रेशन इज मास रिलोकेशन, अभी बोला हूं मैं, ग्रुप में जाते हैं, देखो तो बहुत भीड़ में जाती है। बाय फिश फ्रॉम वन एरिया या बॉडी ऑफ वाटर टू अनदर, वो एक एरिया से या एक पानी वाली जगह से दूसरे पानी वाली जगह में वो ग्रुप में चले जाते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेट ऑन ए रेगुलर बेसिस, बहुत से प्रकार की मछलियां हैं जो रेगुलर बेसिस में माइग्रेशन करते हैं। रेगुलर बेसिस में तो कंटिन्यूअसली मतलब जैसे मैं बोलूं दिन भर वो माइग्रेशन करते रहेंगे डेली बेसिस पे। अगर मैं टाइम से उसको कंपेयर करूं कि माइग्रेशन का टाइम क्या है, तो भाई अलग अलग मछली में अलग अलग टाइम होता है। जैसे देखिए, मैं टाइम से अगर मैं कंपेयर करूं तो डेली माइग्रेशन से लेकर के ईयरली एनुअली तक हो सकता है। डेली टू एनुअली, एनुअली मतलब वर्ष में एक बार, बस थोड़ा सा देखिए ना, ये ये तो माइग्रेशन या तो डेली भी होता रहेगा, या कुछ हफ्ते में होगा, या कुछ महीने में होगा, या एक साल में भी होगा, या हो सकता है कोई मछली 4-5 साल में एक बार माइग्रेशन करे, मतलब कुछ भी हो सकता है। और डिस्टेंस कितना जा सकते हैं ये माइग्रेशन करके, कितनी दूरी तक माइग्रेशन कर सकते हैं, वो 1 मीटर से लेकर के बहुत बड़ी डिस्टेंस तक, हजारों किलोमीटर तक माइग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, 1 मीटर टू 1000, मतलब 1000 लिख दे रहा हूं, चलिए, थाउजेंड्स मीटर। ठीक, अलग अलग मछलियां अलग अलग दूरी तय करती हैं। तो इस प्रकार से कि एक मछली के लिए, एक प्रकार की स्पीसीज के लिए टाइम और दूरी फिक्स होता है, सबके लिए समान नहीं होता। ठीक है, तो कमेंट देखिए, ऑन टाइम स्केल रेंजिंग फ्रॉम डेली टू एनुअली, या उससे भी ज्यादा, या तो मछलियां डेली माइग्रेट कर रही होंगी, या एक साल में एक बार कर रही होंगी, हो सकता है 4-5 साल में एक बार माइग्रेट कर रही है। ठीक, एंड ओवर डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मीटर, कुछ मीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर। ठीक, यहाँ जो 1 मीटर लिखा हूं कुछ मछली के लिए हो सकता है 1 मीटर हो, मैं फ्यू कर दे रहा हूं, चलिए, तो फ्यू मीटर, कुछ मीटर से लेकर के वो 1000 मीटर तक माइग्रेशन कर सकती है। इट इज ड्यू टू ओनली फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, इन चारों चीजों के लिए वो माइग्रेशन करती है। खास कर ये जो मछली के जो पेरेंट्स जा रहे हैं ना अभी, ये अपने अंडों और बच्चों की अच्छे से देखभाल हो जाए, इसलिए वो जगह छोड़ती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की अगर बात करें हम लोग, तो अलग अलग प्रकार की माइग्रेशन हो सकती है। पहला देखिए, बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के आधार पर यदि माइग्रेशन को मैं डिवाइड करूं, तो उसमें को सीजनल माइग्रेशन कहूंगा या लेटिट्यूडिनल माइग्रेशन कहूंगा। लेटिट्यूड किसको कहते हैं जी, देख लीजिए, अगर हमारा अर्थ ये है, तो ऐसे जो पोल टू पोल जुड़ता है उसको बोलते हो लॉन्गिट्यूड, और जो इस प्रकार से डिवाइड होता है वो लेटिट्यूड। ठीक, तो हो सकता है कुछ मछली यहां पर हो, यहां से यहां पे चली आ रही हो, दैट इज लेटिट्यूडिनल माइग्रेशन। ठीक है, चलिए, यदि सीजन में होता है, स्पेसिफिक सीजन में, हमारे पास 4 सीजन है भाई, देख लीजिए। पहला, यहां शुरू करता हूं मैं, स्प्रिंग विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु, उसके बाद आता है स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु, उसके बाद समर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आता है फॉलिंग सीजन यानी कि पतझड़ ऋतु, पतझड़ का मौसम, या फिर ऑटम मतलब शरद ऋतु। ठीक है, तो ये 4 सीजन हमारे पास है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल देख लीजिए, सोर्ड फिश, ये सोर्ड फिश है, और ये बैराकुडा फिश है। तो सोर्ड फिश को जिफियस ग्लैडस के नाम से भी जानते हैं, बैराकुडा को स्पैरेना बैराकुडा के नाम से जानते हैं। इन दोनों मछलियों में क्या होता है कि जैसे विंटर सीजन आती है ना, ठंड का मौसम, ये माइग्रेट टू नॉर्थ पोल, ये जहां भी रहते हैं नॉर्थ पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं।
नॉर्थ पोल की तरफ जाना शुरू, ये नॉर्थ पोल है, इधर मछलियां जहां भी रहेंगी नॉर्थ पोल तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और समर सीजन में माइग्रेट टू साउथ पोल, अगर यहां रही हैं तो समर सीजन में यहां आ जाती हैं। ये तो ठंड मौसम में नॉर्थ पोल तरफ भागती हैं और गर्मी मौसम में साउथ पोल तरफ आती हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो ऐसे पहुंच जाती हैं भाई, ऐसे घूम घाम के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके आती होंगी, तो इसलिए उसका नाम लैटिट्यूडनल दिया गया, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन नहीं बोला गया है ना। चलिए, तो एक चीज तो याद हो गया कि जो मछलियां यहां पर है, समझ लीजिए यहां पर ये मछलियां ऐसे कहते हैं, ये नॉर्थ पोल तरफ गए विंटर सीजन में, ड्यूरिंग विंटर सीजन, और यहां पे आएंगी ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक, ये पोल हो गया हमारा अलग अलग, ध्रुव जिसको बोलते हो, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। ठीक, चलिए ये हो गया। अगला स्लाइड देखिए, बेस्ड ऑन द लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से कि मछलियां कौन से जगह से कहां जा रही, आप ये देख सकते हैं यहां पर जो डायग्राम बनाया गया है, ये मान लीजिए कोई रिवर है, पॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि फ्रेश वाटर है यहां पर, और अगला वाला ये ओशियन है, यानी कि साल्ट वाटर है, यानी कि मेरीन वाटर जिसको बोलते हो आप, समुद्री पानी, ये हो गया। ठीक, अब लोकेशन के हिसाब से दो प्रकार के माइग्रेशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कोई मछली नदी से नदी में ही ट्रांसफर होता हो, माइग्रेशन करता हो, या तालाब से तालाब में, या नदी से तालाब में, यानी कि फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में जाता हो। ठीक, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में जाता हो। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये फ्रेश वाटर लेके देखिए, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही जा रहा हो। ठीक, यानी कि नदी से नदी में या तालाब से तालाब में, समझ लीजिए, या नदी से तालाब में या तालाब से नदी में। तो उसको मैं क्या बोलूंगा जी, लिमिटेड ओनली इन फ्रेश वाटर, उसको बोलते हैं लिम्नोड्रोमी। इस प्रकार के माइग्रेशन को लिम्नोड्रोमी कहते हैं, या पोटेमोड्रोमी, पोटेमोड्रोमी जो बोलो आप, एक ही। अगला क्या है कि यदि कोई फिश मेरीन वाटर से मेरीन वाटर में जा रहा है, मेरीन वाटर से मेरीन वाटर में जा रहा है, यानी कि समुद्र से समुद्र के किसी और हिस्से में चला जा रहा है, इतना बड़ा समुद्र है देखिए। ठीक, मतलब समुद्र के इस हिस्से से, समुद्र के इस हिस्से से इस हिस्से में आ जा रहा है, तो वो तो फिर मेरीन वाटर से मेरीन वाटर हुआ ना। तो उसको मैं क्या बोलूंगा जी, उसका नाम देता हूं मैं ओशियनोड्रोमी। क्या कहता हूं मैं इसको, ओशियनोड्रोमी। बस एक मिनट, ये ठीक, लिमिटेड ओनली इन ओशियन वाटर। और अगला ये कहूं कि कोई मछली मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है, यानी कि समुद्र से नदियों में जा रहा है मान लीजिए, तो मैं इसको कहूंगा एनाड्रोमी या एनाड्रोमस माइग्रेशन। यदि मैं कहूं कि कोई मछली नदियों से समुद्र में आ रहा है, यानी कि फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में आ रहा है, तो मैं इसको कहूंगा कैटाड्रोमी या कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ये यहां पर याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, देखिए बहुत सिंपल है। यहां पर इंपॉर्टेंट जो है ना, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस माइग्रेशन है, उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक, तो फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर, यानी कि नदियों से समुद्र में। अब ध्यान दीजिए, नदी का पानी झरने की तरफ मान लीजिए गिर रहा है, ठीक, बूंद बूंद ऊपर से गिर रहा है, और भाई नदियों का सारा पानी आखिरी में समुद्र में ही जाता है, तो नदियों का सारा पानी बहते बहते समुद्र में आया। आप ये समझ लीजिए, नदी का पानी ऊपर से कट कट के गिर रहा है, बूंद बूंद करके गिर रहा है। आप ये समझ लीजिए, समझने के लिए तो ऐसे कर लीजिए आप, ये यहां पर
नदी था, मान लीजिए नदी का पानी देखिए ये बूंद बूंद करके गिर रहा है, देखिए तो ये और कट कट करके गिर रहा है, और कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। तो नदी का पानी कट के गिर रहा है, समुद्र में जा रहा है, और नदी का पानी ही समुद्र में जाएगा, समुद्र का पानी नदी में नहीं आएगा, याद रखना, उल्टा नहीं होता है। नदी चूंकि ऊपर में होती है, ऊपरी भाग में होती है, समझ रहे हो ना, समुद्र सतह से ऊपर होता है नदियां, तभी नदी का पानी समुद्र में जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, नदियों का पानी कट कट के गिर रहा है और समुद्र में जा रहा है, इसलिए मैं इसको कैटाड्रोमस कह रहा हूं, याद रखने के लिए बस, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो उल्टा कर दो इसको, यदि समुद्र का पानी नदियों में जा रहा है तो एनाड्रोमस। समझ में आया, ऐसे याद रखना है आपको। चलिए भाई, ये देख लीजिए कि विद इन सेम लोकेशन, एक ही जगह पे, यदि यदि मैं बोलूं लिमिटेड ओनली इन फ्रेश वाटर, केवल फ्रेश वाटर में ही माइग्रेशन हो रहा है, तो पोटेमोड्रोमी या लिम्नोड्रोमी। और अगला लिमिटेड ओनली इन ओशियन वाटर, तो ओशियनोड्रोमी। बिटवीन टू लोकेशन बोल रहे हैं, तो कैटाड्रोमस अभी क्या बोला मैं, रिवर से ओशियन, यानी कि फ्रेश वाटर टू मेरीन वाटर, तो कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस उल्टा कर दीजिए, ओशियन टू रिवर, यानी कि मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर तरफ, ठीक। रिवर यानी कि फ्रेश वाटर भाई, फ्रेश वाटर एफडब्ल्यू कर दे रहा हूं, ओशियन मतलब मेरीन वाटर, एमडब्ल्यू कर दे रहा हूं, इसको उल्टा कर दीजिए, ओशियन मतलब मेरीन वाटर, रिवर मतलब फ्रेश वाटर, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फिक्स माइग्रेशन में दो प्रकार के माइग्रेशन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला कैटाड्रोमस माइग्रेशन, दूसरा एनाड्रोमस माइग्रेशन। अभी मैं क्या बोला, फिशेस माइग्रेट टू ओशन या फ्रेश वाटर फ्रॉम, कहां से, रिवर या पॉन्ड, ठीक, या तालाब, नदी, झील, जहां पर भी फ्रेश वाटर थी। एक मिनट रुकिए ना, फिशेस माइग्रेट टू ओशन वाटर, ये ओशन वाटर में मेरीन वाटर था ना, मेरीन वाटर में जा रहा है भाई, ये गलती से लिखा गया, मेरीन वाटर, ठीक। मेरीन वाटर में गया, लेकिन कहां से गया, फ्रॉम रिवर यानी कि फ्रेश वाटर से, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसका, ईल, जिसको एंगुला के नाम से जानते हो, देखिए ये अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला एनाड्रोमस माइग्रेशन मतलब फिशेस माइग्रेट टू, कहां पे भाई, रिवर, नदी में जाए, तालाबों में जाए, यानी कि फ्रेश वाटर में जाए, फ्रेश वाटर कहां से, फ्रॉम ओशन, ओशन यानी कि मेरीन वाटर, ये। अब वाटर को वाटर लिख लो या एच2 लिख लो, मतलब देखिए, ठीक। तो देखिए एग्जांपल क्या है, हिल्सा फिश, डायग्राम दिया है देखिए बगल में, हिल्सा फिश, सैल्मोन, स्टर्जन, ये तीसरा नंबर का, शेड फिश, एलोसा और ट्रॉट फिश, ठीक। ये जिसका एग्जांपल उसी के सामने इसका नाम लिख दिया गया है, ये सब में एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है। एनाड्रोमस मतलब समुद्र से नदियों में मछलियों का माइग्रेशन करना। चलिए सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन को। तो माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेरीन वाटर, कैटाड्रोमस बोला हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप ये समझ के चलिए कि नदियों का पानी कट कट के गिर रहा है, समुद्र में जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन कह रहा हूं, ठीक है।
चलिए भाई देखते हैं एक-एक करके। यहाँ पर एक बार फिर बना देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये नदियां थी मान लीजिए, ये रिवर यानी कि फ्रेश वाटर था, ये पानी गिर रही है ऐसे देखो, और नीचे ये क्या है, पूरा समुद्र है। तो रिवर से, नदियों से पानी कट कट के गिर रही हैं, नीचे आ रही हैं, तो उनके साथ मछलियां भी आ रही हैं, ये समझ लीजिए आप। ये इसी को क्या बोलते हो आप, कट कट के गिर रहे हैं पानी, पानी के साथ मछलियां आ रहे हैं, तो कैटाड्रोमस, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ बस, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेरीन वाटर, एग्जाम्पल है एंग्यूला रोस्ट्रेटा, ये पहला डायग्राम जो दिख रहा है, एंग्यूला रोस्ट्रेटा। दूसरा हमारे पास है एंग्यूला वल्गेरिस। ये अब किसी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब होता क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पूरा वर्ल्ड का मैप देखिए। यहाँ पर क्या होता है कि एंगुइला जो फिश है ना, वो अमेरिका के नदियों से निकलती है, ये अमेरिका है, ये अमेरिका देखो नीचे दिख रहा है डायग्राम में। यहाँ पर नदियां हैं, समझ लीजिए रिवर है ये, यहाँ से नदियों से ऐसे निकलती हैं मछलियां, यहाँ से ये नदियां थी, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मछलियां निकल गई और ये सीधा चली जाती हैं इस समुद्र को पार करते करते यूरोप के, यूरोप में एक जगह है, नाम है बरमुडा, बरमुडा का एक समुद्र है, नाम है उसका सारगासो। तो ये यूरोप के यहाँ पर आ गई, तो कहाँ पे आ गई, यूरोप के सारगासो सी, सारगासो सी ऑफ बरमुडा, ये यूरोप का, ये यूरोप का हिस्सा था, ये अमेरिका था। तो मछलियां भी कहां से कहां जा रही हैं, अमेरिका के नदियों से निकल करके समुद्र को पार करते करते यूरोप के बरमुडा के सारगासो सी में चली गई। कौन सी मछलियां, एंगुइला, ठीक। तो इनका ये जाने का रूट था। दूसरा चीज, जब ये माइग्रेशन कर रही होती हैं तब क्या फर्क पड़ता है, उनके शरीर में क्या बदलाव आता है, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए इन ओरिजिनल लोकेशन यानी कि नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस यानी कि जहां पर रहते थे, क्या था, रिवर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का नदी में पहले रहते थे, तो ये एंगुइला थे। ये ठीक। तो होता क्या है कि यह अपने जगह से जब निकलती है माइग्रेशन के लिए, ये समुद्र को पार करते करते जब पहुंचती है कहां पे, माइग्रेटेड लोकेशन में, माइग्रेटेड लोकेशन, रुकिए मैं यहां ना लिख करके इसको यहां लिख दे रहा हूं, माइग्रेटेड लोकेशन में जब पहुंची, मतलब क्या था ये, सारगासो सी ऑफ बरमुडा ऑफ यूरोप, यूरोप का था ना जी, यहां जब पहुंची, इसी बीच में इस एंगुइला फिश ने अपने बॉडी में बहुत सारे बदलाव किए। तो सबसे पहला बदलाव क्या क्या, देखिए, कलर को चेंज कर दिया। पहले कैसा कलर का हुआ करता था, देखो ये येलो कलर का, येलो, अब क्या हो गया,
बॉडी का कलर देख लीजिए, मेटालिक सिल्वर। मेटालिक सिल्वर कलर हो गया, चमकता हुआ चांदी की तरह। ये तो सबसे पहले बॉडी का कलर में चेंज आया। दूसरा, ये सब ये चेंजेस हो रहे हैं ना, चेंजेस। पहला कलर चेंज हुआ, कहां से क्या बना, येलो टू मेटालिक सिल्वर। ये अगला क्या हुआ भाई, इसने खाना पीना खाना बंद कर दिया। खाना पीना जितना खाना था अपने ओरिजिनल जगह पे खा लिया, रास्ते में खाना खाने के लिए नहीं रुका ये, क्योंकि खाना खाएगा तो डाइजेशन कराने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा कहीं पर उसको। जैसे खाना खाना पूरा बंद कर दिया, जब खाना खाना बंद कर दिया तो उसने उस समय को जो खाना खाने में व्यतीत होता उस समय भी वो लगातार माइग्रेशन करता रहा। और जब खाना आगे खाना ही नहीं है इसको, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को श्रिंक कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया, फीडिंग स्टॉप कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। ठीक, जितना खाना उसको खाना रहता है ना अपने ओरिजिनल जगह पे खा लेता है, और उन सब के एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और सभी एनर्जी को माइग्रेशन में लगा देता है। ठीक, और जब ये आगे बढ़ते गया, उसके आगे का सामने का सिर का हिस्सा जिसको आप स्नाउट कहते हो, थूथन कहते हो, उस थूथन को उसने नुकीला बना दिया। नुकीला, देखिए इसका थूथन ये वाला था, इसका वाला ये नुकीला बना दिया। नुकीला बनाने पर क्या होगा, पानी के बहाव को छेद मतलब पार करते हुए ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। समझ में आया? तो बहुत स्पीड से पानी में तैर कर पाएगा, अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा। ठीक, तो स्नॉट बिकम शार्पर, शार्प हो गया ताकि स्पीड मेंटेन रहे। अगला, इसके आंख बड़े हो जाते ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक, पहले जितना बड़ा आंख रहता है उसकी तुलना में अभी का आंख थोड़ा बड़े साइज का हो जाता है, ताकि अच्छे से दिखाई दे तो स्पीड से जा सके। तो आई बिकम लार्जर, ठीक, ताकि अच्छे से देख पाए। और ये जब अपनी दूरी को तय कर रहा होता है अमेरिका के नदियों से, जब यूरोप के सारगासो सी, यानी कि यूरोप के जो बर्मुडा का जो सारगासो सी था वहां तक पहुंचता है, तो लगभग ये 4500 किलोमीटर दूरी तय करता है। सोचिए आप, 4500 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक 4500 किलोमीटर दूरी है। इतना दूरी तय करके अपने ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंचता है। ठीक है, तो देख लीजिए एक एक करके कमेंट। एंगुइला माइग्रेट फ्रॉम अमेरिकन रिवर टू यूरोप, यूरोप में सारगासो सी ऑफ बर्मुडा। ड्यूरिंग द माइग्रेशन कलर चेंज फ्रॉम येलो टू मेटालिक सिल्वर ड्यू टू श्रिंकिंग of their digestive tract, stop their feeding for maintaining speed। जाते समय खाना पीना बंद कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सिकुड़ जाती है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। ये स्पीड को मेंटेन करने के लिए खाना नहीं खाता है रास्ते में। अगला, स्नॉट बिकम शार्पर विद थिनर लिप फॉर मेंटेनिंग स्पीड। थूथन को नुकीला कर देता है, लिप को पतला कर देता है ताकि पानी को आराम से काट करके आगे बढ़ पाए। अगला, आई बिकम लार्जर फॉर क्लियर विजिबिलिटी, आंख बड़ा हो जाता ताकि अच्छे से दिखाई दे। अगला, द जर्नी इज अबाउट 4500 किलोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतनी दूरी तय करके हो जाता है। अगला, कि जब वो पहुंच जाता है, कहां पे पहुंच जाता है, अपने लोकेशन पे। ये उसका लोकेशन था, जहां से आया था वहां का हैबिटेट अलग होगा, और जहां पहुंचा है यहां का हैबिटेट अलग होगा।
बिल्कुल, अभी कहाँ पहुंचा है ये? समुद्र में पहुंचा है, खारा पानी में पहुंचा है, जबकि वो निकला था अमेरिका की नदियों से। नदियों का पानी कैसा था? मीठा पानी था, फ्रेश वाटर था। और यहाँ पर पहुंचा है कहाँ पे? अभी खारे पानी में। तो भाई इन्वायरमेंट चेंज हो गया। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, उसको लगता है कि अब मेरे अंडे और मेरे बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए ये आते ही तुरंत अपने अंडों को यहाँ पर निकाल देते हैं। ये जैसे पहुंचा, ये अपने अंडों को निकाल दिए। ये याद रखना, मेल फीमेल सब आएंगे एक साथ। ये फीमेल थी मान लीजिए, ये फीमेल, क्योंकि फीमेल का सिंबल ये फीमेल थी, ये फीमेल थी। ऐसे मेल भी आया होगा, मेल यहाँ पर स्पर्म निकाला होगा। देखो, जैसे ही मेल और फीमेल अंडे और स्पर्म निकाल देते हैं, यानी कि उन्होंने स्पोनिंग कर लिया, अपने अंडे को बाहर निकाल दिया, मेल ने स्पर्म बाहर निकाला, इधर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद ये मेल फीमेल जो अभी 4500 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो आफ्टर स्पॉनिंग, ओके, आफ्टर स्पॉनिंग एडल्ट डाई, मेल एंड फीमेल की बात कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पर एडल्ट कहने का मतलब है मेल और फीमेल मारे जाते हैं। ठीक, वो मर गए, देखना वो खत्म हो गए। अब इधर जो फर्टिलाइजेशन हुआ, इधर जायगोट बना, जायगोट, बहुत सारे जायगोट बनेंगे, इनसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। ये जो बच्चे निकलेंगे ना, इन बच्चों की जो लंबाई होगी लगभग लगभग 6 मिलीमीटर, 6 mm तक। ये 6 mm, बहुत बहुत छोटा ना, 6 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं, 6 मिलीमीटर, बहुत छोटे होंगे। तो जब अंडे में, मतलब जैगोट में, फर्टिलाइज एग में जब हैचिंग की प्रोसेस होगी, ओके, थोड़ा सा मैं इसको दूर लिख दे रहा हूं ताकि यहाँ पे मैं खुद लिखूं तो ज्यादा हौच पौच ना हो। हैचिंग हुआ, किसका हैचिंग हुआ? जायगोट का। जायगोट यानी फर्टिलाइज्ड एग। ये तो यहां से 6 mm का, 6 मिलीमीटर का एक ट्रांसपेरेंट बच्चा निकला। इसी को हम बोलते हैं लेप्टोसिफेलिया लार्वा। क्या बोलते हैं इसको हम? लेप्टोसिफेलिया लार्वा। और ये लार्वा एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है जी? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ताकि उसके दुश्मन कोई उस समुद्र में देख ना पाए, सारगासो सी में उसके कोई दुश्मन उसको पहचान ना पाए, क्योंकि दुश्मन पहचान लिया तो खा देगा इसको, और ये अगर भोजन बन गया किसी का तो मारा गया, फिर वंश खत्म। तो इसीलिए ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी वो एडेप्टेशन है। इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आप भी देख नहीं पाओगे। देखिए, ये देखिए, किसी ने हाथ में इसको, इस लार्वा को लिया हुआ है, तो हाथ के परछाई तक इसमें आप इसके शरीर को पार करके देख पाओगे आप। यहाँ पर देखिए, एक पेज में रख दिया गया, तो पेज के नीचे का लकीर तक दिख रहा है, इतना ट्रांसपेरेंट, ग्लास जैसा, कांच के जैसा। ये देखिए, ये किसी जगह पे है, निचली सतह पे है, तो उसके पीछे का हिस्सा दिख रहा है, पीछे का सीन दिखाई दे रहा है आपको, उसके शरीर को आर पार करते हुए। तो ये है लेप्टोसेफेलिया लार्वा, जो कि बहुत छोटा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ताकि वो दुश्मनों से बच जाए, दुश्मन उसको देख ना पाए। ठीक, इसको बोलते हो आप
ग्लास फिश, क्या कहते हैं इसको हम लोग, कांच के जैसा तो दिख रहे हैं ना, ये ग्लास फिश है, ग्लास फिश, यानी कि क्या है ये, लेप्टोसिपिलियन लार्वा। इसके बहुत नुकीले नुकीले दांत होते हैं, ये वहां पर उपस्थित एल्गी वगैरह को भोजन के रूप में खाता है, धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा होता है, जब शरीर बड़ा होता है तो फिर ये उसी रास्ते से वापस भी तो आता है अपने ओरिजिनल जगह पे। अब ये बड़ा मिस्ट्री है कि वो कैसे करके उसी रास्ते से अपने माता पिता के ओरिजिनल जगह पे वापस आया, क्योंकि माता पिता मर चुके हैं, उनको पैदा करने के बाद तो मर गए, ये एक लावारिस की तरह वहां पर पला बढ़ा और इतना बड़ा हुआ, दुश्मनों से बच के, परिस्थितियों से लड़के, खाना पीना करके इतना बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके माता पिता जिस रास्ते से आए थे वो उसी रास्ते से अपने ओरिजिनल जगह यानी कि अमेरिका की नदियों में चले जाता है। जब अमेरिका की नदियों में जाता है तो इतनी बड़ी दुनिया है तो वहीं पर क्यों जाता है उसको कौन बताता है, ये बहुत बड़ा राज है, मिस्ट्री है। हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ। ठीक है, तो चलिए कमेंट देख लेते हैं। ये कलर चेंज वाला हो गया था। हाँ, पोस्ट माइग्रेशन इवेंट, यानी कि माइग्रेशन होने के बाद क्या क्या घटना घटी। जो भी एडल्ट थे पहुंच गए थे कहां पे, बरमुडा के सारगासो समुद्र में, सी में पहुंच गए थे। वहां पर क्या क्या हुई, द एडल्ट डाई इमीडिएटली आफ्टर स्पॉनिंग इन डीप वाटर। सारगासो समुद्र के गहराई में जाकर के वो अपने अंडे अंडे दे देते हैं, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है उसके बाद मेल फीमेल दोनों मारे जाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों मारे गए। The hatched egg into little transparent leaf-like flattened pelagic larva. अब अंडे में जब हैचिंग की क्रिया होती है तो ट्रांसपेरेंट पत्ती के जैसा फ्लैटेंड यानी चपटा, पेलाजिक यानी कि समुद्री एक लार्वा निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लास फिश, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है कांच के जैसे। लेस देन 6 मिलीमीटर लॉन्ग, 6 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, मैक्सिमम 6 मिलीमीटर का होता है। ये नाम क्या है, लेप्टोसिफेलिया लार्वा। ठीक, शार्प नीडल लाइक टीथ फॉर फीडिंग, बहुत नुकीले दांत होते हैं ताकि भोजन कर पाए, क्योंकि माता पिता नहीं है वहां पर, पेरेंटल केयर तो नहीं होगा। रिटर्न जर्नी ऑफ ग्लास फिश इज बिग मिस्ट्री। ग्लास फिश जब बड़ा होता है तो रिटर्न अपने ओरिजिनल जगह पे आता है वापस। रिटर्न जर्नी कहां के लिए, रिटर्न जर्नी फॉर रिवर ऑफ अमेरिका, अमेरिका की नदियों के लिए होता है, वापस आते हैं, माता पिता वहीं पर थे पहले। तो ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है, राज है, कैसे हुआ ऐसे, कैसे संभव है ऐसे, है ना, किसने बताया नहीं उसको। अगला, द बिगेस्ट लार्वा ऑफ अननोन स्पीसीज इट वाज। अब तक जो सबसे बड़ा लार्वा मिला हमको, नहीं पता कौन से प्रजाति का है, वैज्ञानिकों को मिला, वो था 184 सेंटीमीटर का, नॉट मिलीमीटर। ये जो लेप्टोसिपेलिया लार्वा था एंगुइला फिश का, ये 6 मिलीमीटर का था, लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा मिला है 184 सेंटीमीटर का लार्वा है, which was captured in 1930, 1930 में अफ्रीका में सब मिला था ये सबसे बड़ा लार्वा। ठीक, कौन से प्रजाति का वो भी नहीं पता है हमको। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोगों का क्या, कैटाट्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पे यस करके जरूर भेजें आप। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या अगला, ये कैटाट्रोमस पढ़ लिया हमने, अगला क्या है, एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये देखिए भाई, इस डायग्राम में कैटाट्रोमस माइग्रेशन में वो जो ग्लास फिश है ना, वो ग्लास फिश इधर से वापस भी आता है अपने ओरिजिनल जगह पे, यहां से ऐसे आएगा अपने ओरिजिनल जगह पे, कैसे करके आया, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, ये कैसे आया। चलिए अगला हमारे पास क्या है, एनाड्रोमस माइग्रेशन। बहुत सिंपल है, एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होगा कि समुद्र से नदियों में जाएंगे। अब
अभी जो कैटाड्रोमस पढ़ा था हमने, अमेरिका के नदियों से समुद्र में जा रहे थे, अमेरिका से यूरोप में जा रहे थे, अमेरिका की नदी से यूरोप के सार्गासो सी में जा रहे थे। अब उल्टा कर दीजिए, एनाड्रोमस मतलब समुद्र से अब नदियों में जाएंगे, तो समुद्र से नदियों में मतलब नदी तो ऊपर में होगा, समुद्र नीचे होगा, तभी तो हमेशा नदियों का पानी किधर आता है, ये देख लीजिए आप, ये रिवर है, यानी कि फ्रेश वाटर है, पानी ऐसे आ रहा होता है। नदियों का पानी हमेशा कहां पे आके मिलता है, समुद्र में। तो अगर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल पे कौन होगा, समुद्र होगा, ये सी है, यानी कि ओशन। ठीक, तो मैं क्या बोला था कि यदि माइग्रेशन इस प्रकार से होता है, ऐसे माइग्रेशन होता है मछलियों का, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैटाड्रोमस माइग्रेशन। नदियों का पानी कट करके समुद्र में आ रहा है, तो उसके साथ मछलियां आ रही, तो ये क्या कहलाता था, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, जो कि अभी हमने पढ़ा। अगला क्या बोल रहे हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन, उल्टा करके लेके जाओ, अब ऐसे जाएंगी मछलियां, ऐसे जाएंगी, ये क्या कहलाएगा, एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसका मतलब क्योंकि समुद्र जो है अप लोअर लेवल पे पाई जाती है, एट लोअर लेवल, अगर वाटर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल पे होता है, जबकि जो नदियां होती हैं टॉप लेवल पे होती हैं, अपर लेवल पे होती हैं, अपर लेवल। इसलिए हमेशा नदियों के पानी ही समुद्र में आते हैं, समुद्र का पानी नदी में नहीं जाता है। ठीक, चलिए ये हो गया। तो अब ये समझ लीजिए, अब लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ मछलियां जा रही हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। कैटाड्रोमस में ऊपर से नीचे आ रही थी, नदियों से समुद्र में आ रही थी, अब समुद्र से नदियों में जा रही हैं, तो नीचे से ऊपर जा रही हैं। इसलिए मैं इस डायग्राम को जो दिखाया हूं, ये नीचे से ऊपर में दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ये सॉरी, ये हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, समुद्र होगा, ओशन होगा, यानी कि मेरीन वाटर होगा, और ऊपर में क्या होगा, रिवर होगा, यानी कि फ्रेश वाटर होगा। ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, देखिए, माइग्रेशन फ्रॉम मेरीन वाटर टू फ्रेश वाटर, ये एनाड्रोमस में, ठीक है, मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, सैल्मोन फिश, सैल्मो सलार के नाम से जानते हैं उसका साइंटिफिक नेम। तो क्या बोल रहा है, देखिए कमेंट में, इन विंटर बोथ सेक्सेस ऑफ सैल्मोन लीव देयर फीडिंग ग्राउंड एट सी टू असेंड द फ्रेश वाटर माउंटेन स्ट्रीम, रीचिंग द आइडेंटिकल स्पॉट वेयर दे ओरिजिनली ग्रेव सम ईयर बिफोर। क्या बोल रहा है कि जैसे ही विंटर सीजन आता है, ठंड का मौसम आता है, तो जो सैल्मोन फिश हुआ करते थे, ये जो अभी जहां पर ये लोग हैं समुद्र में हैं, ये माइग्रेशन करते करते उस फ्रेश वाटर में चले जाते हैं जहां पर ये बचपन गुजारे थे। बचपन यहां गुजरेगा, ठीक, कैसे गुजरेगा देखिए, ड्यूरिंग द माइग्रेशन, जब माइग्रेशन कर रहे होते हैं तो क्या क्या बदलाव आता है, ध्यान से देखिएगा ना। सबसे पहला, कलर चेंज फ्रॉम सिल्वर डल, सिल्वर टू डल रेडिश ब्राउन, ये सिल्वर कलर देख सकते हैं आप, माइग्रेशन करने से पहले सिल्वर कलर था, जब समुद्र में था। जब माइग्रेशन कर रहा था तो उस समय फिर कौन सा कलर हो गया इसका, डल रेडिश ब्राउन, डल रेडिश ब्राउन कलर, बॉडी कलर ऐसे बन गया, देखिए ये हो गया। तो कलर चेंज होता है पहला। तो दूसरा, ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टॉप देयर फीडिंग फॉर स्पीड मेंटेनिंग, ये भी जब माइग्रेशन करता है तो खाना पीना जितना खाना पहले खा लेता है, रास्ते में रुकते रुकते नहीं खाता है। जब जाता है उसका केवल एक ही टारगेट होता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है किसी प्रकार से, और जाके मुझे अंडे देने हैं। अब मेल सोचता है कि मुझे स्पर्म निकालना है, क्योंकि जिस पानी में वो रहते हैं अगर वहां पर अंडे दे दिया जाए, स्पर्म निकाल दिया जाए, तो उस पानी में अंडे और स्पर्म दोनों के दोनों डेथ हो जाएंगे, मारे जाएंगे।
तो अंडे देने के लिए, उनके बच्चे को डेवलप करने के लिए वो दूसरे पानी की खोज में रहते हैं, और जब तक वो नहीं खोज लेते उस जगह को, तब तक ये खाना पीना बंद रखते हैं। और जब खाना बंद रखते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और धीरे धीरे अपने जगह तक पहुंचते हैं। तो खाना पीना नहीं करते तो स्पीड को मेंटेन रखते हैं, उसी स्पीड में भागते हैं। जितना एनर्जी को गेन करना होता है पहले से खाना पीना खा के गेन कर लेते हैं, रास्ते में खाना खाने नहीं रुकते ये लोग। ठीक, चलिए अगला, आई बिकम लार्जर फॉर क्लियर विजिबिलिटी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा रुक जाए। देखिए, देखिए भाई, जब ये माइग्रेशन कर रहे होते हैं ना, तो इनका आंख कैसे होता है, देखिए तो पहले छोटा आंख दिख रहा था, देखिए यहाँ पर बड़ा आंख दिख रहा है, तो आंख बड़ा हो जाता है ताकि वो अच्छे से देख पाए और स्पीड को मेंटेन कर पाए। दूसरा, स्नाउट बिकम शार्पर विद थिनर लिप फॉर स्पीड मेंटेनिंग। इनका जो थूथन होता है सामने का हिस्सा, वो भी नुकीला हो जाता है, और पानी को चीरते हुए इसका शरीर आगे बढ़ता है ताकि स्पीड को मेंटेन कर पाए। इस प्रकार से ये माइग्रेशन के समय अपने बॉडी में इतना बदलाव लाते हैं। अब जैसे ही पहुंच जाते हैं वहां पर, पहुंचने के बाद क्या स्थिति होगी, देखिए ये पोस्ट माइग्रेशन इवेंट। अब जैसे पहुंच गए वहां पर तो क्या क्या चीजें हो रही है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज ये कि पहुंचने के बाद मेल फीमेल दोनों क्या करते हैं, मेल अपना स्पर्म निकालता है और फीमेल अपना अंडे दे देती है। ये फीमेल ने अपने अंडे दिए, समझ लीजिए, मैं इधर से कर दे रहा हूं, मैं ये अंडे दे दिए, मेल ने अपना स्पर्म निकाल दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया पानी में ही, इसका मतलब स्पॉनिंग हो गया। ठीक, इतना अंडे और स्पर्म निकालने के बाद मेल फीमेल दोनों की डेथ हो जाती है। डेथ आफ्टर स्पॉनिंग। ठीक, इसके बाद फिर इससे क्या बनेंगे जी, इससे जागोर बनेगा फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग जिसको आप जैगोट के नाम से जानते हो। ये अब इनसे लार्वा निकलेंगे भाई, छोटे छोटे लार्वा। ये लार्वा यहाँ पर भोजन करेंगे, थोड़े बड़े होंगे, फिर इसी रास्ते से वापस। तो बचपन तो यही गुजरा ना, बचपन कहाँ पे गुजरा जी, फ्रेश वाटर में, रिवर में, नदियों में, फ्रेश वाटर में बचपन गुजरा था। फिर जब वो आए थे समुद्र में, खाना पीना किए, बड़े हो गए, जब एडल्ट हो गए, वयस्क हो गए, अंडे देने की बारी आई, बच्चे पैदा करने की बारी आई, पुनः ये अपने उस बचपन जहां गुजरे थे उस जगह फिर माइग्रेशन करते करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आफ्टर स्पॉनिंग द एडल्ट डाई बट सम में सर्वाइव। भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि अंडे देने के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद उनके मेल और फीमेल दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। मेल और फीमेल इन दोनों की डेथ हो जाती है। बहुत कम ऐसे चांस होता है कि बचते हो, बहुत ज्यादा चांस है मर जाते हैं वो। रिटर्न टू सी एंड स्पॉन फॉर ए सेकेंड या थर्ड इन लाइफ। यदि वो बच जाते हैं, यदि इसके वयस्क बच जाते हैं, ये वयस्क बच जाते हैं, मारे गए तो खत्म हो गए, यदि बच जाते हैं तो पुनः वो वापस लौटते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को छोड़ के, देखो ना, इन अंडों को, बच्चों को छोड़ करके वापस आते हैं और अगले रिप्रोडक्शन की तैयारी करते हैं। अगर बच गए तो, लेकिन मारे गए तो खत्म। ठीक है, तो उनमें से मान लीजिए, मतलब मैं 1 लाख की संख्या में गए थे, उनमें से पता चला 90,000 मर गए, केवल 10,000 वापस आ पाए। तो बहुत कम वापस आते हैं, मैक्सिमम मारे जाते हैं, और जो वापस आते हैं अगले रिप्रोडक्शन की तैयारी में फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला, किसी का सेकेंड टाइम होगा रिप्रोडक्शन तो किसी का थर्ड टाइम होगा, जो दूसरी बार वापस आया होगा उसका थर्ड टाइम होगा। ठीक, उस रिप्रोडक्शन में मतलब लग जाते हैं फिर।
After hatching, the larval fish feed and grave for some time in the stream before going out to sea. ये जो लार्वा होते हैं इनके, यहाँ पर ये लार्वा ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, समुद्र में पहुंचने से पहले, वापस आने से पहले थोड़ी देर, कुछ समय यहाँ पर गुजारते हैं, यानी कि बचपन गुजारते हैं, खाना पीना करते हैं और थोड़े बड़े होते हैं. The young salmon grow faster in the ocean because of abundant food there. देखिए कह क्या रहा है कि ये जो लार्वा है, ये लार्वा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो वापस आ सके अपने ओरिजिनल जगह तक, जब वापस आया तो यहाँ पर आने के बाद खाना पीना करके बहुत तुरंत जल्दी ग्रो कर लेता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एबंडेंस है, फूड की भरमार है, भोजन भरे हुए हैं भाई. कहाँ पे? समुद्र में. इसलिए जल्दी खा के फिर बड़ा हो जाता है. फिर जब वयस्क हो जाता है तो पुनः फिर अपने बचपन में गुजारे हुए जगह को जाना चाहता है, वो फिर वहां चले जाता है. अगला देखिए. Experimental evidence showed that strong olfactory sense of salmon determined its homing into the original birthplace. For different stream have different odor. कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं आपको ये कहूं कि ये लार्वा अभी यहां से वापस आया, अपने ओरिजिनल माता पिता जहां पे थे वहीं पर आया है, यहाँ पर आया है, खाना पीना खा के बड़ा हो गया, बहुत जल्दी बढ़ गया, फिर बच्चे पैदा करने की तैयारी में लग गया. जब बच्चे पैदा करना या अंडे देने की बारी आई तो फिर वो अपने बचपन में जहां गुजारा था, यहाँ पर उस समुद्र में, सॉरी उस नदी में या उस झील में या उस पानी वाले एरिया में जहां बचपन गुजारा था, वहीं जाना चाहता है वो. तो फिर कौन बताया उसको? ये तो अपने माँ बाप से मिला भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने अंडे दिए, अंडे को फर्टिलाइज किए और माँ बाप वापस आ गए या मारे गए, माँ बाप से मिला ही नहीं है. फिर एक लावारिस की तरह पला बढ़ा है वो. ठीक, यहां पर अंडे फटे, हैचिंग हुआ, लार्वा निकले. क्या हुआ बोला मैं? यहां पर हैचिंग, लार्वा निकले, लार्वा थोड़ा बड़ा हुआ, वापस आ गया अपने माता पिता वाले जगह में, खाना पीना किया, बहुत बड़ा हो गया. पुनः जब अंडे देने की बारी आई तो जब जा रहा है तो उसको कैसे पता चला कि मुझे उसी जगह पे जाना है? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि वो जिस जगह पे पला बड़ा होता है ना, वहां के वाटर के इन्वायरमेंट को, माहौल को समझ गया रहता है, उसमें वो संवेदनाओं को ग्रहण करने की ताकत बहुत तेज होती है. तो जब ये वापस जाना चाहता है अपने बचपन में, जहां जिस जगह पे गुजारा था बचपन, उस जगह जब जाना चाहता है तो उस इन्वायरमेंट को महसूस करते करते, सेंस करते करते उस जगह पे पहुंचता है. और हर जगह के इन्वायरमेंट की खुशबू अलग होगी, समझ लीजिए वहां की इन्वायरमेंट अलग होगी. तो जो फिश जहां अपना बचपन गुजारा था उसी तालाब में ही जाएगा या उसी नदी में ही जाएगा. जब अंडा देने की बारी आएगी ना, जब ये लार्वा वापस आया था, बड़ा हो गया, अंडे देने की बारी आई तो उसी समुद्र, उसी नदी में ही जाएगा या उसी तालाब में ही जाएगा, क्योंकि वहां के माहौल को जान चुका है. अलग जगह पे कोई आएगा तो वो वहां पे जाएगा, क्योंकि वहां के माहौल अलग होगी, वहां की खुशबू, वहां का इन्वायरमेंट अलग होगा. उसको ये भली भांति पहचानते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है. हर जगह के, हर तालाब की, हर नदी की माहौल अलग होगी, वहां की खुशबू अलग होगी. तो ये जो बचपन में गुजारे थे समय इस नदी में, वो जब बड़े हो जाते हैं उसको क्या बोलना चाहिए, संवेदनाओं को समझने की क्षमता इनकी ज्यादा बढ़ जाती है, तो समझ जाते हैं किधर से वो आए थे और उधर चले जाते हैं. ये वैज्ञानिकों का मानना है. ठीक, तो ये हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है. ये इन वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि हर नदी की, हर स्ट्रीम यानी कि झील की अलग अलग इन्वायरमेंट होगी, और जो मछली बचपन में जहां गुजारी होगी समय, उस माहौल को भली भांति वो पहचान लेगी. ठीक, इसलिए वो अंडे देने के लिए वहीं पर ही जाएगी. अंडे देकर के या तो मारी जाएगी या मारा जाएगा, या तो फिर जो बचेंगे वापस आएंगे, दूसरी या तीसरी बार की तैयारी करेंगे. चलिए, पूरा फीस में माइग्रेशन पढ़ने के बाद आपको कंक्लूजन देने के लिए कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिखिएगा, फिर भी मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूं आपको कि फीस माइग्रेशन इज ए क्रूशियल एडाप्टेशन फॉर रिप्रोडक्शन. फिश माइग्रेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रकार का एडाप्टेशन है. अगर ऐसा ना होता ना, अगर तालाब में रहने वाली मछलियां तालाब में ही अंडे दे देती, जबकि उसके अंडे जिंदा रहते हैं, वो समुद्र में रहते हैं,
अगर तालाब में ही अंडे देते तो सारे अंडे खराब हो जाते। जैसे मैं इसकी बात करूं, देखिए जैसे सैल्मन फिश कहाँ ग्रो कर रही है भाई? समुद्र में। समुद्र में ही अंडे दे देंगे तो सारे अंडे खत्म हो जाएंगे। अंडे कहाँ जीवित रहते हैं, लार्वा कहाँ जीवित रहते हैं? फ्रेश वाटर में, साफ पानी में, मीठे वाटर में, नदियों में, तालाबों में, इसलिए अंडे देने के लिए वहां जाते हैं। ठीक, एडेप्टेशन है, एक प्रकार का अनुकूलन है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, जहां पे रहते हैं उसी जगह पे अंडे दे देंगे तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीडिंग एंड सर्वाइवल, क्या बोल रहा है कि ये भोजन करना और सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए बहुत बड़ा अनुकूलन है, केवल अंडे देने के लिए नहीं है भाई। लार्वा के लिए भोजन भी तो चाहिए। वो जो लार्वा अभी फ्रेश वाटर में यानी कि रिवर में भोजन कर रहा है, वो भोजन यहां पर नहीं कर पाएगा। इसलिए अंडे देना और उसका भोजन और उसकी जिंदा रहना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है फिश की वंश को बचाने के लिए, मछलियों के वंश को बचाने के लिए। अगर ये सैल्मन फिश मेरीन वाटर में ही अंडे दे देगी तो अंडा खराब हो जाएगा, उसके लिए भोजन भी नहीं है यहाँ पर, जिंदा भी नहीं रह पाएगा। ठीक, इसके लिए अंडे देने के लिए, भोजन के लिए और सर्वाइबिलिटी के लिए, जीवित रहने के लिए इस प्रकार का माइग्रेशन बहुत जरूरी है। with its conclusion being the successful completion of a life cycle and the return to a natal या suitable habitat। बिल्कुल देखिए, यहां पर हम एनाड्रोमस की बात कर रहे हैं कि मेराइन का जो बोलना चाहिए सैल्मन फिश का जो एडल्ट है, ये एडल्ट समुद्र में ग्रो करता है, लेकिन अंडे देने के लिए नदियों में जाता है। नदियों में अंडे देने के बाद जो लार्वा बनते हैं, लार्वा कुछ समय तक जीवन गुजारने के बाद पुनः यहाँ पे आ जाते हैं समुद्र में। समुद्र में खा पी के तुरंत बड़े हो जाते हैं और फिर अंडे देने के लिए फिर कहाँ जाते हैं? नदियों में। इस प्रकार जीवन चक्र पूरा हो रहा है। अगर इनमें से कोई एक भी गलती कर दिया तो जीवन चक्र वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक, लाइफ साइकिल को पूरा कर रहे हैं इस प्रकार से। कोई भी कहीं भी अंडे नहीं देगा, कभी भी समुद्र में ये सैल्मन फिश अंडे नहीं देंगे। अंडे देंगे तो अंडा मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां का पानी का खारा पानी रहता है ना समुद्र में, खारे पानी में जीवित नहीं रह पाएगा वो अंडा, खराब खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगला, दीज जर्नी which can involve vast distance are often driven by seasonal changes and the need for optimal condition for spawning या foraging, though they are increasingly threatened by human activity like dam construction and pollution। क्या बोल रहा है कि ये जो लंबी दूरी तय करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अंडे देने के लिए जा रहा है, स्पॉनिंग के लिए जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबी दूरी तय कर रहे 4500 किलोमीटर। आप देखिए एंगुइला के केस में 4500 किलोमीटर दूरी तय करके अंडे देने जाते हैं। ये कहां से जाते हैं? नदियों से समुद्र में जाते हैं। ठीक, तो क्योंकि हम इंसान बीच बीच में क्या बना देते हैं? बांध बना देते हैं, डैम बना देते हैं, मछली मारते हैं, फिशिंग करते हैं। ठीक, या फिर किसी एक जगह पे फिशिंग कर रहे हैं लगातार, किसी तालाब में फिशिंग कर रहे हैं, तो सारे अंडे खराब हो गए, मारे गए, सारे छोटे छोटे बच्चे मारे गए। तो इसलिए क्या करते हैं, ये अपने अंडों को देने के लिए दूसरे जगह पे चले जाते हैं। एक ही जगह पे रह के अगर अंडे देंगे तो सारे अंडे मछुआरे लोग मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो उन सब से बचने के लिए वो दूर जाते हैं। और हो सकता है जिस तालाब में वो रहते हों, हो सकता है तालाब में पोल्यूशन हो जाए, डैम बन जाए, कुछ हो जाए तो खराब हो जाएगा, इसलिए वो दूर जाते हैं। मतलब बढ़ते हुए खतरे को देख करके इनके लिए ये माइग्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके जीवन में खतरा बहुत है, कोई भी आके मछली मार के चला जाएगा। ठीक, तो इसीलिए उनको माइग्रेशन करना जरूरी है, अपने बच्चों को बचाना जरूरी है, ताकि उनके वंश बच पाए। The ability to successfully complete these migration is essential for the maintaining fish population। ऐसा माइग्रेशन होता है तभी जाकर मछलियों की संख्या इतना बचा हुआ है। अगर माइग्रेशन नहीं होता, जो मछली तालाब में रहती है तालाब में अंडे देती, एक बार तालाब सूख जाए गर्मी मौसम में तो सारे मछली साफ मर जाएंगे। एक बार फिशिंग कर दिया गया, सारे मछली मर गए, पोल्यूशन हो गया उस तालाब में, सारे मछली मर गए। तो मछली का संख्या इतना मेंटेन कैसे है? क्योंकि वो माइग्रेशन करते हैं लगातार, इस तालाब से उस तालाब में, उस तालाब से उस नदी में, उस नदी से उस नदी में, उस नदी से समुद्र में जाते रहते हैं, तो उनकी संख्या मेंटेन रहती है।
with many species depending on them for long term survival and genetic diversity। इसी वजह से आप देखोगे लंबे समय बाद देखोगे तो मछलियों का नया नया प्रकार का प्रजाति बनते जाएगा, डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, लंबे समय तक जिंदा रहेंगे और इस दुनिया में फिश की स्पीसीज की संख्या बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन मेंटेन होते जाएगा, नए नए प्रकार की वैरायटी बनती जाएंगी। और ये सब संभव हो रहा है माइग्रेशन की वजह से। अगर माइग्रेशन ना होता तो सारी मछलियां एक ही जगह पे रहती, कुछ अगर उस जगह को कुछ हो गया तो सारी मछलियां निपट जाती, मारी जाती, तो पूरा मछलियों का वंश ही खत्म हो जाता। तो माइग्रेशन बहुत जरूरी है उनको नए नए प्रकार के इवोल्यूशन करने के लिए, नए नए प्रकार की डाइवर्सिटी बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से फिश माइग्रेशन की टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। आपको टॉपिक कैसे लगा, क्लास कैसे लगा, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और इस प्रकार का टॉपिक यदि आपको चाहिए, कौन से टॉपिक का क्लास चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।